Assalamu alaikum everyone. This is Sarvasim. Today we have a topic deformation. ओके तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन टॉपिक के ऊपर. सो हमारे डिफॉर्मेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो भाई डिफॉर्मेशन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज डिफॉर्मेशन? ठीक है. ओके डिफॉर्मेशन. देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ अपनी शेप और साइज को चेंज कर लेता है. तो इस शेप और साइज की चेंज करने को हम डिफॉर्मेशन कहते हैं. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपल कहता है द चेंज इन शेप एंड और size when force is applied. Force is applied on any object. ठीक है. जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाएगी, सपोज हम एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के साथ उस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाता है. साइज चेंज इज इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन. तो हम इसको अगर एक सिंपल सी बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफॉर्मेशन बन जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा. ठीक. तो डिफॉर्मेशन से जो है हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, याद रखिए कोई ऑब्जेक्ट नंबर वन या तो स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा. नंबर टू, या कॉम्प्रेस हो जाएगा. ठीक है, कॉम्प्रेस हो जाएगा. नंबर टू, या तो वो बैंड हो जाएगा, हम्म, या वो ट्विस्ट हो जाएगा. ठीक है, या वो वॉल्यूम चेंज कर लेगा, वॉल्यूम चेंज कर लेगा. ठीक है. तो ये चीज़ हो सकती है जो किसी भी डिफॉर्मेशन में पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम डिफॉर्म करेंगे तो वो इस तरह से अपने आप में या तो स्ट्रेचिंग में चला जाएगा, या कंप्रेस हो जाएगा, या बेंडिंग में चला जाएगा, या ट्विस्टिंग में हो जाएगा, या हम वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हम कर सकते हैं डिफॉर्मेशन से फोर्स अप्लाई करके. ओके. तो हमारे पास अब जो आता है, हमारे पास जो बेसिक जो टॉपिक है उसमें हमारे पास नॉर्मली स्प्रिंग केस आता है. ठीक है. हमारे ओ लेवल के सिलेबस में जो है हमारे पास एक स्प्रिंग केस है. सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ है. दिस इज इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये L1 है. ठीक. अब मैं क्या करता हूँ, इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ डाउनवर्ड, यानी कि कोई लोड इसके ऊपर हैंग कर देता हूँ. जब मैं इस पर लोड हैंग करता हूँ तो स्प्रिंग कुछ ना कुछ डिफॉर्म हो जाता है. ठीक है, और ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है लोड लगाने पर. ये हो गया लोड मेरे पास L. जब मैंने इस पे लोड रखा तो ये अब इसकी जो लेंथ हो गई, जो अब न्यू लेंथ आ गई इसकी, वो बेसिकली हमारे पास जो होगी इसको हमने L2 से रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज L2. तो अगर हम देखते हैं कि भाई अब क्या इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आई है, बिल्कुल आई है. तो अगर मैं एक्सटेंशन की बात करता हूँ तो एक्सटेंशन जो हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर, वो मेरे पास किस फॉर्मूले से निकालूंगा, मैं L2 में से माइनस कर दूंगा ओरिजिनल लेंथ को जो L1 है. तो L1 में से पास क्या है, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है. ठीक है. तो एक्सटेंशन क्या होती है, चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड एक्सटेंशन. बस सिंपल. अगर मैं एक्सटेंशन की बात करता हूँ तो एक्सटेंशन मेरे पास जो होता है, मैं उसके लिए ये कह सकता हूँ कि एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू, एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू, हम इसके आगे बात करते हैं तो चेंज इन लेंथ is called extension. ठीक है जी.
तो हमारे पास ये हो गया एक्सटेंशन की हमारे पास सिंपल सी बात। तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है बुक के अंदर जो हमारे पास सिलेबस में है वो एक और चीज़ जो आती है वो आती है हमारे पास हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ जो है वो हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है हमारे पास हुक्स लॉ। तो हम हुक्स लॉ की डेफिनेशन अगर लिखते हैं कि हुक्स लॉ है क्या, ठीक है, हुक्स लॉ थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा बेसिकली है क्या ये हुक्स लॉ। देखिए हुक्स लॉ कहता है क्या है, ये रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, ये हुक्स लॉ जो है रिलेशनशिप है। रिलेशन रिलेशनशिप किसके दरमियान है भाई रिलेशनशिप, लोड लोड एंड एक्सटेंशन के दरमियान। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। हुक्स ने क्या बोला था, हुक्स ने ये बोला था विद इन इलास्टिक लिमिट, कुछ कंडीशन उसने लगा दी थी। क्या कहा था उसने, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट, इस क्या बताया था विद इन इलास्टिक लिमिट एक्सटेंशन is directly proportion directly proportion to क्या, लोड, ठीक है, और फोर्स। सिंपल उसने एक बात बोली थी कि इलास्टिक लिमिट में, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, किसी भी किसी भी ऐसी स्प्रिंग जो अपनी इलास्टिक लिमिट में जब होगी तो बेसिकली अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जब किसी चीज़ को स्ट्रेच करें और हम उस चीज़ को दोबारा रिलीज कर दें, तो रिलीज करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे दोबारा आ जाए, तो हम कहते हैं ये अपनी विद इन इलास्टिक लिमिट काम हुआ है। तो इसने ये कहा था हुक्स लॉ ने कि कब जब भी आप किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर काम करेंगे तो लोड और एक्सटेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो उसने ये कहा था कि जब फोर्स लगाएंगे यानी कि लोड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आपके पास किसके, एक्सटेंशन के। इस रिलेशन को जब इक्वेशन की फॉर्म में दिया तो F इज इक्वल्स टू के एक्स। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज हुक्स लॉ, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास हुक्स लॉ है। तो ये आपके पास आ गया हुक्स लॉ, ठीक है जी। तो अब हुक्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए नॉर्मली स्प्रिंग के ऊपर हम अप्लाई करेंगे और ये के जो है, ये जो के जो है के, दिस के इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के जो है के, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपके पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक हो गया जी। तो और दिस इज फोर्स और दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है। किसी भी स्प्रिंग की क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर हम आम जबान में बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास पता चलिए कांस्टेंट जो है हमारे पास के की वैल्यू, ये क्या रेशियो होता है एफ और एक्स का, और हम इसको क्या कहते हैं आम जबान में स्टिफनेस ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है। अगर हम इसको और बात करते हैं तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट को हम बहुत इजी बात करें, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। तो हम ये हमारे पास हो गया स्प्रिंग। अच्छा ओके, कोई भी स्प्रिंग अगर विद इन इलास्टिक लिमिट होगा तो याद रखिए उसकी के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्प्रिंग है, तो हमारे पास एक स्प्रिंग को मैं इसको हैंग कर देता हूँ कहीं भी, दिस इज स्प्रिंग विदाउट एनी लोड, इसकी लेंथ जो है मैंने आपको कहा था सपोज ये L1 है।
अब मैंने जब इसके ऊपर कोई वेट को लोड को हैंग किया तो ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है, ये कितना एक्सटेंड हो गया? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई भी लोड किया तो ये L2 पर आ गया। अच्छा, मैं इसकी कोई वैल्यू सपोज कर लेता हूँ। दिस इज वैल्यू फॉर सपोज ये स्प्रिंग ओरिजिनली 5 सेंटीमीटर था इसकी लेंथ। जब मैंने यहाँ पर लोड को सपोज मैं थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लेता हूँ कि लोड जो है मेरे पास वो है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 न्यूटन। लोड मैंने किया तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होकर स्प्रिंग की जो अब फाइनल लेंथ जो होगी, न्यू लेंथ जो होगी, वो मेरे पास आ गई सपोज 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालता हूँ फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट तो मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी? मेरे पास लोड कितना है? लोड मैंने डाला L 10 न्यूटन, और एक्सटेंशन कितनी है? एक्सटेंशन मेरे पास देखूंगा कि ओरिजिनल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ। तो एक्सटेंशन मेरे पास जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? ओरिजिनल लेंथ यानी कि L2 में से माइनस कर दूंगा इनिशियल लेंथ यानी कि ओरिजिनल लेंथ को। ठीक है, तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू हो जाएगी मेरे पास 10 - 5। सो एक्सटेंशन विल बी 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर एक्सटेंशन। ओके, नाउ अप्लाई हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू के के ऑफ x। नाउ पुट द वैल्यूज। k इज 10, लोड इज 10 एंड k हमें नहीं मालूम, सॉरी। और x जो है मेरे पास है कितना? x इज 5 सेंटीमीटर, सो मैं 5 पुट कर दूंगा। नाउ शिफ्ट करते हैं अदर साइड, तो k विल बी 10/5। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो k इज इक्वल्स टू कितना आपके पास आ गया? 2, और वैल्यू की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग के ऊपर जितने भी आप काम करोगे विद इन इलास्टिक लिमिट, उसमें के की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। स्प्रिंग अगर सेम है तो के की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, सेम रहेगी। हाँ, अगर कोई दूसरा स्प्रिंग ले लोगे तो मे बी उसकी वैल्यू डिफरेंट आ जाए। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या बात समझ में है कि हमारे पास के की वैल्यू हमेशा सेम रहती है एक भी इस स्प्रिंग के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे टॉपिक। जो इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो हमारे पास जो है वो एक ग्राफ आता है। ठीक है, अब सपोज हुक्स लॉ में हमारे पास अगर हम ग्राफ बात करते हैं तो ग्राफ में हमारे पास ओके, ठीक है, सपोज हमारे पास मैंने जो बनाया ग्राफ वो लोड एक्सटेंशन ग्राफ बना लिया। दिस इज योर लोड एक्सटेंशन ग्राफ। तो लोड है हमारे पास, तो लोड को मैं अगर कहता हूँ कि लोड है, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन में होगी। और एक्सटेंशन जो है हमारे पास एक्स है, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर में। ठीक, तो याद रखिए अगर विद इन इलास्टिक लिमिट बात हो रही है तो आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। क्या करता है? ओबेज हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ। अगर आपके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इट मीन्स वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो लोड एक्सटेंशन ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास। तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली हम इतने लोड के ऊपर अगर लोड हमने चेंज किया है, सपोज ये क्या हमें बता रहा है कि लोड हमारे पास जो है इस लोड के ऊपर एक्सटेंशन जो है वो इतनी हो चुकी है। ठीक है, सपोज मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम बात कर लेते हैं कि एक और ग्राफ बना लेते हैं कि इस ग्राफ में अगर सपोज मेरे पास एक और ग्राफ है, वो ग्राफ क्या बोल रहा है कि हम उसी ग्राफ में कुछ कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। वैल्यूज के लेने के बाद हमारे पास ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, और उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हमारा बढ़ जाएगा। तो हमें ये सपोज मेरे पास एक वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस। ओके, ये मेरे पास आ गया वही फोर्स लोड जो कि न्यूटन में है। ठीक है, एंड एक्सटेंशन जो है एक्स में, सेंटीमीटर। ठीक, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि सपोज मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है, दिस इज 2 न्यूटन, दिस इज 4 न्यूटन, दिस इज 6 न्यूटन, सो दिस इज 8 न्यूटन। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन दे दिए कि ये यहाँ पर एक्सटेंशन जो 1 है सेंटीमीटर, या एक्सटेंशन है 2 सेंटीमीटर, या एक्सटेंशन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
और ये एक्सटेंशन आपके पास है 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ग्राफ में एक बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक फ्री हैंड ग्राफ मैंने बना लिया, दिस इज योर ग्राफ। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ भाई बताइए कि 6 न्यूटन के ऊपर व्हाट इज द एक्सटेंशन। अब मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द एक्सटेंशन, व्हाट इज द extension when load is 6 न्यूटन। ओके, तो हम सिंपली ग्राफ के ऊपर जाएंगे, ग्राफ के ऊपर से हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास एक्सटेंशन क्या थी। हम 6 न्यूटन पे आएंगे, 6 न्यूटन से हम डायरेक्ट ग्राफ पे ऊपर मार्क करेंगे और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे कि एक्सटेंशन कितनी आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3 पॉइंट ये 3 है, तो ये आई थिंक 3.25 है, 3.25 3.3 अप्रॉक्सीमेट 3.3 आ रही होगी मेरे पास वैल्यू। तो मेरे पास एक्सटेंशन जो जाएगी वो 3 पॉइंट, दिस वैल्यू इज 3.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो अब हमने इस पे ऊपर आंसर जो लिख देंगे, हम लिखेंगे क्या, 3.3 सेंटीमीटर बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो हमने ग्राफ को यूज करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो अब हम ग्राफ के थ्रू हम एक्सटेंशन के थ्रू हम लोड भी निकाल सकते हैं, लोड के थ्रू एक्सटेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, और हम इस स्प्रिंग के कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि भाई कैलकुलेट करें स्प्रिंग कांस्टेंट, तो अगर हम करते हैं कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हमने हमने इसी ग्राफ को यूज करना है बाय यूजिंग सेम ग्राफ। तो हमने क्या करना है, ग्राफ में हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए k इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू f ओवर x। तो हमने ग्राफ से f की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग k की x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम नॉर्मली इसी वैल्यू को यूज कर लेते हैं जो हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो 6/3.3 अगर हम करेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 6/3/3। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आ रहा होगा वो आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, 1.25 और कुछ भी होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो 1.25 आपके पास क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर सेंटीमीटर, हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ को सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो मैं 60/33 कर लूँगा, तो 33 वन ज़ा 33 हो जाएगा मेरे पास। और मेरे पास यहाँ वैल्यू जो आ जाएगी आई थिंक ये आ जाएगी 27। अगेन मैं अब डेसिमल लगाऊंगा और ज़ीरो पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आई थिंक ग्राफ में 2 पॉइंट समथिंग 1.5 नहीं है, 25 नहीं आएगी, आई थिंक 1 पॉइंट कुछ 55 के करीब आएगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1.5 समथिंग आ रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो हमारे पास ये हम ग्राफ के थ्रू k की वैल्यू और एक्सटेंशन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो और इस ग्राफ को थोड़ा सा वो एक और चीज फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। सपोज एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हमारे इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास एक सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, वही लोड है अपॉन न्यूटन में, और सेंटीमीटर में हमारा एक्सटेंशन से गिवन है, वो जो क्वेश्चन में आपके पास है सेंटीमीटर में। ओके, तो नेक्स्ट इज मेरे पास सपोज मुझे दो ग्राफ देता है, एक ग्राफ ए और एक ग्राफ बी। तो मेरे पास दो ग्राफ है, मतलब एक स्प्रिंग ए है, दिस इज स्प्रिंग ए, स्प्रिंग ए, और ये है स्प्रिंग बी। ठीक, अब मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि विच स्प्रिंग इज हार्डर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप बताएं क्या, विच
which spring is harder। तो देखिए सिंपल सी लॉजिक क्या बनती है भाई, कौन सा स्प्रिंग हार्डर होगा, जिसके ऊपर हम फोर्स तो ज्यादा लगाएं और एक्सटेंशन कम हो। सपोज आपके दो स्प्रिंग आपको दे देते हैं और कहते हैं भाई चेक करो कौन सा स्प्रिंग ज्यादा हार्ड है। तो आप कैसे चेक करोगे, आप स्प्रिंग को हाथ में लोगे और उसको खींचना शुरू करोगे। आप जिस स्प्रिंग के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे होगे, जिसमें मोर फोर्स लगा रहे हो, लेस स्ट्रेच हो रहा होगा, यानी कि जिसके ऊपर आप मोर फोर्स लगा रहे होगे, मोर फोर्स लगा रहे होंगे और वो लेस स्ट्रेच हो रहा होगा। ठीक है, लेस स्ट्रेच हो रहा होगा। तो आप समझ जाओगे क्या है ये आपके पास मोर हार्डर है। ठीक है, ये क्या है, मोर हार्डर। और जो वो स्प्रिंग जिसके ऊपर लेस फोर्स लगा रहे होंगे आप, और वो मोर स्ट्रेच हो रहा होगा, मोर स्ट्रेच हो रहा होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये स्प्रिंग जो है ये लेस लेस हार्डर है। राइट। तो अगर हम अब ग्राफ, हम कोई वैल्यू नहीं दी हुई, हमें ग्राफ दे दो, ग्राफ के थ्रू अगर हम फाइंड करते हैं तो हम ग्राफ में कुछ वैल्यूज चेक कर लेंगे कि किस में ज्यादा लो फोर्स लग रही है और किसकी एक्सटेंशन कम है। तो अगर आप ग्राफ ए देखो, स्प्रिंग ए को, तो स्प्रिंग ए में लोड जो आपके पास लेस है, और ये लोड जो है लेस है, और ये एक्सटेंशन इसमें क्या है, मोर है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं नॉर्मली कि इस ग्राफ के थ्रू, तो ए ए ग्राफ जो आपके पास, ए ग्राफ जो है वो बेसिकली यहाँ, राइट, इसकी इसमें लोड इतना लगा हुआ, दिस इज लोड, ये लोड, इसका लोड एल। और अगर बी ग्राफ देखें तो बी ग्राफ में लोड ये यहाँ पर आ रहा है, दिस इज लोड ऑफ बी। तो बी का लोड ये L1 है, ये L1 है, और ये L2 है। तो हम अगर बात करें कि L2 में लोड ज्यादा लग रहा है, जबकि L2 की एक्सटेंशन जो है वो आप इसके लिहाज से चेक करें तो L1 जो है, यानी कि ए स्प्रिंग जो है वो मोर एक्सटेंड हो रहा है और लेस फोर्स पर। देखिए इसमें लेस फोर्स लेस है और एक्सटेंशन जो है मोर है। जबकि यहाँ अगर नोटिस करते हैं, यहाँ एक्सटेंशन लेस है और मोर फोर्स लग रही है। तो अगर आप यहाँ नॉर्मली देखें, देखिए इसकी इसमें हमारे पास जो है ये यहाँ पर आ रहा है, देखिए इसकी लेंथ ये आपका लोड आ रहा है। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन ये रही, लोड पे एक्सटेंशन कम है, जबकि इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर कम है और लोड ज्यादा है। तो हमारे पास क्या डिसाइड हो रहा है, हमें क्या महसूस हो रहा है कि हमारा स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग बी जो है मोर हार्डर देन है। ठीक है, तो स्प्रिंग बी, अगर हम बात करें यहाँ पर स्प्रिंग स्प्रिंग बी इज हार्डर देन स्प्रिंग ए। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। तो हम इसको हम ग्राफ के थ्रू भी स्प्रिंग को हम देख सकते हैं कौन सा स्प्रिंग हार्डर है, कौन सा स्प्रिंग लेस हार्डर है। ओके, तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन अब जरा एक बात, हम एक चीज और देख रहे हैं। सपोज मुझे ग्राफ गिवन है, ठीक है, अगर मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, तो ये ग्राफ का बहुत काम है किस केस के अंदर, आपके पास डिफॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं कि सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है एक्स एक्सिस पे, और एक और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब मेरे पास ये वही एक्सटेंशन लोड ग्राफ की बात करूँ, ये एक्सटेंशन है सेंटीमीटर में, और ये लोड है। देखिए ग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने ग्राफ में ये जरूर देखना है कि एक्स एक्सिस में कौन सी वैल्यू है, वाई एक्सिस में कौन सी नहीं है, मतलब किन दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप दिया जा रहा है। तो उसी के लिहाज से हम इसको सॉल्व करते हैं। और मेरे पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है। ओके, देखिए जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो इट मींस वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर है। ठीक है, ये है विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब सपोज
जब तक विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा, आपका स्प्रिंग या मटेरियल फोर्स रिलीज करने के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में जरूर आ जाएगा विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और सपोज जब आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बियॉन्ड जाते हैं तो फिर ग्राफ आपका जो होता है वो कर्व हो जाता है, राइट। This point is called limit of proportionality. This point is called limit of proportionality. तो ये पॉइंट जो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाती है। क्या हो जाती है आपके पास? कर्व बन जाती है। देखिए ये कर्व फॉर्म में आ गई और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो ये लीनियर है। तो आपके पास इसको अगर हम बात करते हैं, दिस इज योर लीनियर, लीनियर ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे कर्व ग्राफ हो जाएगा। ये लीनियर है, ये आपके पास कर्व हो गया। तो याद कि जब भी अगर सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि वो कहता है भाई आइडेंटिफाई वेज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आपके पास दो तीन ऑप्शन दे देता है कि सपोज मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है, इसके बाद एक ये एक्सिस हो गया मेरे पास, मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया, एक ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, दिस इज योर ग्राफ। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से इसको कर्व कर दिया और मैं कहता दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, this is your point B, and this is the point C, this is point C, और this is point D। ओके, अब कहते हैं वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप बताइए कि विच पॉइंट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो विच पॉइंट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? आंसर इज आंसर इसके हो जाएगा आपके पास पॉइंट सी। सी इज योर आंसर, बिकॉज सी के बाद से आफ्टर सी जो है आपकी लाइन जो है वो कर्व होना शुरू हो गई है और आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं रही है। वहां उस पॉइंट तक जहां तक आपकी लाइन स्ट्रेट होती है आपके पास हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के विद इन होते हैं आप। और जहां आपके पास विद इन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कर्व स्टार्ट हो जाए तो वो आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है। ओके, क्लियर। तो अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन हम बोलें तो सिंपल से आपके पास अगर डेफिनेशन लिखने को मैं बोलता हूँ व्हाट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जब पेपर में आ जाती है अक्सर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो हमारे पे डेफिनेशन जो होगी द पॉइंट बियॉन्ड दैट any object cannot regain its original shape, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना स्ट्रेच करो कि स्ट्रेच करने के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में ना आ पाए, ओरिजिनल फॉर्म में ना आ पाए, तो हम कहते हैं कि अब ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप पेपर में आप नॉर्मल देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा जहां से कर्व स्टार्ट हो जाता है, जैसे सपोज दिस पॉइंट, ये कर्व स्टार्ट हो गया है तो ये आपके पास लिमिट ऑफ, ये आपके पास नहीं होगी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बिल्कुल इसके बाद भी स्ट्रेट लाइन है। ये भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट के बाद से स्ट्रेट लाइन खत्म हो गई है, कर्व स्टार्ट हो गया है, तो वो पॉइंट आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो जाता है। क्लियर जी, यहाँ तक बात, ठीक।
ओके, अब हम आ जाते हैं इसके बाद एक और पॉइंट के ऊपर कि देखिए हर ऑब्जेक्ट की ना एक एक इलास्टिक लिमिट होती है। तो अब आखिरी टॉपिक जो है हम थोड़ा सा इलास्टिक लिमिट के बारे में बात करें। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? ये थोड़ी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट मिला आप उसको खींचते रहो, जितना भी खींच सकते हो खींच लो, ऐसी बात नहीं है। हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी इंटेंसिटी होती है, एक अपनी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर मटेरियल के तौर पे, कि जिसके बाद वो डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को उतना स्ट्रेच करो जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो बेसिकली आपने जो काम किया है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर काम किया है। और अगर आपने उसको इतना स्ट्रेच कर दिया कि वापस अपनी गेन नहीं कर पाता है शेप, तो इट मींस वो इलास्टिक लिमिट के बाहर, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, यानी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस कर गया है। यानी कि प्लास्टिक लिमिट में उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमें उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। तो अब आते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है इलास्टिक लिमिट, ये आपके पास जो आता है डेफिनेशन आती है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है आपके पास? ठीक है, ओके, इट इज अ पॉइंट, अगर हम बात करते हैं कि इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, ठीक है, टिल दैट, टिल दैट, इस पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, इट इज अ पॉइंट टिल दैट any object return back to its original shape, ठीक है, when force is removed। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? बेसिकली उस पॉइंट तक जहां पर अगर फोर्स रिमूव की जाए तो कोई भी इलास्टिक मटेरियल दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाए, तो हम कहते हैं ये क्या है? इलास्टिक लिमिट के अंदर काम किया इसने। इसकी इलास्टिक लिमिट वो है कि जितना अब तक खींचा जाए, उस लिमिट से थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाएगा। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इतना ज्यादा। ओके, अगर हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है वो स्प्रिंग के अंदर कुछ केसेस आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं हम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग के टू टाइप्स की कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। नंबर वन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर वन, हम क्या करते हैं? स्प्रिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब सपोज हम अगर इसकी बात आगे करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? सपोज आप एक स्प्रिंग है मेरे पास, और मैंने जब इसको, सपोज मैं ये बात बताता हूँ कि जब मैंने इसको हैंग किया 5 न्यूटन फोर्स के ऊपर, सपोज लोड के ऊपर, तो इसकी एक्सटेंशन, मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, ये खास तौर पे याद रखिएगा, एक्सटेंशन जो हो जाती है स्प्रिंग में वो आपके पास हो जाती है 2 न्यूटन। 2 न्यूटन एक्सटेंशन हो जाती है। सपोज मैंने लोड, मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेंथ बेसिकली ओरिजिनल लेंथ होती है स्प्रिंग जिसमें एडिड होती है, और एक्सटेंशन वो होती है जिसमें स्प्रिंग की लेंथ जो होती है वो सब्ट्रैक्टेड हुई होती है। अब
अब सपोज मैं इसी स्प्रिंग को सेम, देखिए स्प्रिंग सेम जरूरी याद रखिएगा, मैं इसको इसको पैरेलल फॉर्म में ले आता हूँ। सपोज कि हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले आता हूँ, पैरेलल अटैच करता हूँ। तो देखिए अब मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग को यहाँ लगाया, हम्म, और वही स्प्रिंग को सेम सेम स्प्रिंग को सेम स्प्रिंग है यहाँ लगा दिया। उप्स। तो अगर हमने सेम स्प्रिंग को यहाँ लगा दिया, ठीक है, और इनको मैंने अटैच कर दिया है उसी सेम लोड से, जो लोड मेरे पास ऊपर था, जो मैंने क्या किया था कि मैंने एज्यूम कर लिया था कि ये 5 न्यूटन है, ठीक है, 5 न्यूटन। तो याद रखिए जब हम पैरेलल कंबाइन करते हैं किसी भी स्प्रिंग को, तो जो लोड है वो वो जो टोटल लोड है वो इक्वली दोनों में शिफ्ट हो जाता है। मतलब मैं दो स्प्रिंग है तो दोनों इस 5 को इक्वली बांट लेंगे, इक्वली। तो देखिए 5 न्यूटन अगर मेरे पास है तो इसके पास कितना आ जाएगा, 2.5 न्यूटन, राइट, ये और ये भी इसके दो हिस्से करके अपने पास एक एक हिस्सा रख लेंगे, 2.5 न्यूटन ये भी ले लेगा। क्लियर, यहाँ तक बात। तो अब अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास सपोज ये स्प्रिंग दो की जगह तीन लगा लेते, तो बेसिकली इस 5 के ये तीन हिस्से करता और फिर एक एक हिस्से सब स्प्रिंग के पास चले जाते, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास सपोज एक स्प्रिंग, मैं सपोज ये इसको 5 की जगह हम यहाँ पर अब तीन स्प्रिंग लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 स्प्रिंग्स लगा लेता हूँ, सेम 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 स्प्रिंग है, डिफरेंट नहीं है, यही सेम स्प्रिंग एक यहाँ लगाया, ठीक है, यही सेम स्प्रिंग मैंने एक यहाँ लगाया और यही सेम स्प्रिंग मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, और मैंने इनको तीन में बांट लिया और लोड मैंने सेम ही रखा हुआ यहाँ पर, वही 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का। तो अब मेरे पास जो यहाँ पर स्प्रिंग होगा, अब तीन स्प्रिंग हो गए, तो ये स्प्रिंग 5/3 न्यूटन ले लेगा, ये भी 5/3 न्यूटन ले लेगा, ये भी 5/3 न्यूटन ले लेगा। देखिए इसने तीन हिस्से कर लिए, तीन तीन हिस्से बांट लेंगे सब लोग, ठीक है। तो याद रखिए जब भी पैरेलल होता है स्प्रिंग, तो लोड जो होता है इक्वली शिफ्ट हो जाता है तमाम स्प्रिंग पे। अब हम ये कंपेयर करेंगे भाई कि इस स्प्रिंग में जो हमारे पास ऊपर स्प्रिंग था, यानी कि एक सिंगल स्प्रिंग में लोड और एक्सटेंशन का रिलेशन किया था। अगर हम सिंगल स्प्रिंग की बात करते हैं तो याद रखिए हमने क्या किया था, 5 न्यूटन पर ये जो स्प्रिंग था, ये टू टू सेंटीमीटर, सॉरी दिस इज न्यूटन लिख दिया मैंने आपको यहाँ पर, दिस इज सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा था। तो हमने क्या कि 5 न्यूटन पे 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है। तो अब बताइए ये एक स्प्रिंग कितना लोड ले रहा है, ये एक स्प्रिंग, तो ये जो एक स्प्रिंग जो आपके पास है, ये स्प्रिंग, इसके ऊपर कितना लोड है आपके पास, ये 2.5 न्यूटन। तो हम यूनिटरी मेथड से देखेंगे तो भाई 2.5 न्यूटन जो है वो कितना एक्सटेंशन करेगा, वो हमने यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया। तो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो हम चेक कर लेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × इज इक्वल टू 2 × 2.5। तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू 5 ओवर इस 5 को शिफ्ट करता था साइड, तो मुझे नजर आ गया कि x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं अगर ये बात पता करता हूँ कि भाई जब डबल स्प्रिंग किया है तो इसकी एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, तो इसकी एक्सटेंशन जो जाएगी आपके पास वो 1 सेंटीमीटर ये एक्सटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि हमने पहले चेक करना पड़ता है कि भाई ये सिंगल स्प्रिंग के अंदर इसका क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। हमने सिंगल स्प्रिंग में देख लिया ये रिलेशन, तो हमने फिर इसको एक स्प्रिंग में देखा कितने ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक। तो अब हमने उसके लिए ऐसे यूनिटरी मेथड लगाए यहाँ पर और यूनिटरी मेथड के बाद इसे सॉल्व कर लिया। हम इसको एक और तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक स्प्रिंग का कांस्टेंट निकाल लें, हुक्स लॉ कांस्टेंट। तो अगर हम हुक्स लॉ की बात करते हैं कि इसका अदर मेथड जो होता है, हम कि यहाँ से हुक्स लॉ क्या कहते हैं, k इज इक्वल टू क्या f/x हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ से k की वैल्यू निकाल लूँ तो f मेरे पास है 5 और x कितना है 2 है। और उस हमने देखा कि इस पे
क्या 5 न्यूटन के ऊपर ये इतना हो रहा था के की वैल्यू, और अगर मैं 2.5 पे निकालना चाहूंगा तो मैं आराम से क्या कर लूंगा कि 5 न्यूटन की जो एक के की वैल्यू जो आई थी वो इसमें अप्लाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लूंगा। तो मैं अदर मेथड भी आपको यहाँ करके बता देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, बल्कि बेहतर अच्छा ये कि आप ये यूनिटरी मेथड यूज करें तो ये ज़्यादा ईजी आपसे हो जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि एक स्प्रिंग के ऊपर क्या रिलेशन था, तो अब कितना एक्सटेंशन आ गया है, उस एक्सटेंशन का यूनिटरी मेथड से रिलेशन बनाना और फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, दैट्स इट। चले अब हम इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ये है कि सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक स्प्रिंग है, बस इसको आसान ले लेता हूँ थोड़ा सा और, कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। हम्म, इसके अंदर जो है लोड जो है सपोज ये आपके पास है 6 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, और एक्सटेंशन जो आपके पास है अभी वो आपके पास है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब हमने सब जस्ट ये एक्सटेंशन दिस इज इक्वल्स टू एक्स और दिस इज इक्वल्स टू फोर्स एफ। अब सेम काम, वही सेम काम यहाँ करते हैं कि अब हम इस स्प्रिंग को दो स्प्रिंग के सीरीज में लगा लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन जब करता हूँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास इसी स्प्रिंग के साथ जो हमने किया वो एक स्प्रिंग लगाया, सेम स्प्रिंग, सेम स्प्रिंग चेंज नहीं कर रहे, इसी के साथ दूसरे स्प्रिंग को भी लगा दिया, ये एक स्प्रिंग आ गया यहाँ पर, और इसी के साथ दूसरे स्प्रिंग को भी लगा दिया, दो स्प्रिंग मैंने अटैच कर दिए। अब दो स्प्रिंग अटैच किए हैं और लोड मेरे पास सेम वही लोड है जो पहले था, क्या, 6 न्यूटन का। तो देखिए आप जरा समझ लीजिएगा इस बात को कि जब हम सीरीज में लगाते हैं स्प्रिंग को तो हमारे पास जो होती है एक्सटेंशन में हमारे पास इक्वल एक्सटेंशन इनके पास होती है, मतलब ये भी 6 न्यूटन पे जाएगा, ठीक है, इसके पास ये एक्सटेंशन डिवाइड नहीं होती बल्कि सेम रहती है, और इसकी भी 6 न्यूटन ही, इसके ऊपर भी 6 न्यूटन अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर भी 6 न्यूटन अप्लाई हो रही है, दोनों के ऊपर। तो अब हम नोटिस करें तो हमें सिंगल स्प्रिंग के साथ रिलेशन क्या, 6 न्यूटन में कितना एक्सटेंड हो रहा है आपका 2 न्यूटन, इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा होगा। हम्म, और इसके अंदर भी 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन होगी। तो टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल एक्सटेंशन जो हो जाएगी वो आपके पास हम कैसे निकाल लेंगे, 2 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स अगर हमने डबल स्प्रिंग कर दी है और उसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और लोड बेशक 6 सेंटीमीटर ही है, तो सिंगल स्प्रिंग पर 6 न्यूटन अप्लाई करने पर, सिंगल स्प्रिंग पर हमने जब 6 न्यूटन अप्लाई किया था सिंगल स्प्रिंग पर तो ये 2 सेंटीमीटर था। और सीरीज का केस ये है कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो स्प्रिंग के ऊपर जो टोटल वेट होता है वो इंडिविजुअली भी सेम वेट ही रखता है एक ही स्प्रिंग पर। तो हमने यहाँ चेक किया था जब 6 के ऊपर 2 सेंटीमीटर है तो इट मीन इस 6 के ऊपर भी 2 सेंटीमीटर होगा और इस 6 के ऊपर भी 2 सेंटीमीटर होगा, और जब इन 2 और 2 को प्लस कर देंगे तो मेरे पास टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यानी कि मैं 4 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी जब हम किसी भी इसको सीरीज को में लगाएंगे टू स्प्रिंग को। अगर हम इसी को अगर हम लोग 3 स्प्रिंग कर देते हैं तो जाहिर सी बात है 3 पर हर स्प्रिंग के ऊपर 6 न्यूटन लग रही होगी, और हर स्प्रिंग जो है 2 खींच रहा होगा, मतलब अगर हम बात करें तो हमारे वहाँ टोटल एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी, 4 की जगह 6 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सटेंशन की केस में हमने काम कर लिया जब स्प्रिंग को पैरेलल और सीरीज में हम अटैच करते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चला जाता है, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट यानी इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, तो होता क्या है, वो उस स्प्रिंग को क्या होता है, इजियर टू स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 इजियर टू स्ट्रेच होता है।
नंबर टू बात, ठीक है, उसके पास क्या है, वो प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं रहता, ठीक है, नॉट ओबे हुक्स लॉ, ठीक है, क्या हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, मतलब नॉट, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, नॉट इन प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, थर्ड, और एक और बात अगर लिखेंगे तो नॉट हैज कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि या हमेशा क्या होगा, इजियर टू स्ट्रेच होता है, फिर नॉट ओबे हुक्स लॉ होता है, और नॉट हैज कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। बस यही जो है हमारे पास टोटल जो चीज़ें हैं जो हुक्स लॉ में आती हैं, जो या आपके पास डिफॉर्मेशन में हमें पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो जो है आप लोग को पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उसके साथ जब क्लियर करवाते जाएंगे चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा आज की क्लास में। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोग को पास पेपर के साथ मिलूंगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।